राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या ये एक सोचा समझा फैसला था या हालात आपको यहाँ तक ले आए? हालात का ही ये फैसला रहा जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात ये बताइए कि आप 3 बार सभासद रह चुके हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक सभासद के अंडर में कितने काम आते हैं और ये कितना पावरफुल होता है? ये तो एक सोशल वर्क का काम है, खिदमत खल्क का काम है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जिसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बार सभासद चुने जाना ये दर्शाता है कि जनता आपसे कितना प्यार करती है। आखिरी पंक्ति पे खड़ा हुआ आदमी जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती, वो मेरे पास मायूस और हताश होकर आता है। मैं उसका हाथ पकड़ के उसकी कोशिश करूँगी उसके काम को अंजाम दे सकूँ, और अल्लाह ताला मुझसे कराता भी है। क्या ये बात सच है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो कोई भी आपको हाथ पकड़ के कि हारिस भाई हमारे ये काम करा दे, तो आप उसके साथ चल देते हैं? अगर आपको रात की एक रिकॉर्डिंग में सुना दूँ तो एक फ़ोन पर ऐसा रो रहा था एक इंसान, और मुझे कोई भी रिक्शा वाला रेडी वाला हाथ पकड़ के कभी रोकता है कि मेरी ये परेशानी है भाई, मेंबर मेरे काम कैसे होगा, मेरा काम करा भाई, तो मुझे इसमें खुशी मिलती है। अच्छा, जब वो डीआईजी साहब आए थे दौरा करने के लिए और इसी तरीके से मेरे ख्याल से 1-2 मरतबा जांच भी हुई लाइब्रेरी में, तो वो क्या मामला था पूरा? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली कि भाई दारुल पे जो है ताला लगाना चाहते हैं। दारुल कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, मैं आपको यकीन से और दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। देखिए, अभी बंगाल में एक आदमी ने बयान दिया, जो जर्जीस, मेरे ख्याल से जर्जीस अंसारी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि यूपी सुरक्षित नहीं रहा और यूपी के मुसलमानों को बंगाल आ जाना चाहिए। तो आप इस सोच को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। आप यूपी में रहें, बिहार में रहें, बंगाल में रहें, ये सरजमीन हमारी है, हमारे आबो अजदाद यहाँ दफन है, हम यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन होंगे। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुझे बहुत तकलीफ होती है जब देवबंद का युवा रोज़गार के लिए अदर स्टेट में जाता है, देवबंद को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। मुझे वीडियो कॉल करते हैं लड़के यार, वो जो वीडियो कॉल करते हैं वहाँ से कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, या लॉकडाउन में कि हम यहाँ फंस गए, हम मतलब यहाँ काम करने के लिए आए थे और परिवार वहाँ परेशान हो रहा है। कि आज का युवा क्या सिस्टम से नाराज़ है या वो सिर्फ नाउम्मीद है, निराश है? नहीं, युवा सिस्टम से नाराज़ नहीं है। युवाओं के लिए रोज़गार हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बेटे जो है जनाजे को हाथ लगाने के तैयार नहीं है, और भाई का इंतकाल हो गया लेकिन भाई उस भाई के जनाजे को छूने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में आपने लोगों की और जनता की मदद की, तो मुझे ये बताइए, क्या उस दौर को याद करके या उस काम को याद करके लोग आज भी आपसे जुड़ते हैं? देखिए, लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लोग काम को भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, लोग याद रखते हैं, ख़ास तौर से गरीब आदमी ज़रूर याद रखता है। अच्छा, आज के वक्त में अगर कोई किसी के लिए भलाई कर देता है, कोई किसी के ज़रा सा काम आ जाता है और सोशल मीडिया का ज़माना है और वो ज़रा सा वायरल हो गया, तो उसे वायरल होने के बाद सबसे पहला काम ये नज़र आता है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। आपने अभी हाल ही में एक मुद्दा देखा होगा, मोहम्मद दीपक नाम का एक व्यक्ति बहुत चर्चाओं में आ गया, जो कि उसका सराहनीय काम था, हम उसको शाबाशी देते हैं इस काम के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पद से नहीं बल्कि अपने काम से जाने जाते हैं। ये 3 बार के सभासद हैं और जनता के मुद्दों को सिर्फ उठाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सत्ता के गलियारों तक इनकी पहुंच भी है और जनता से सीधा जुड़ाव भी। दोस्तों, आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद हारिस साहब, सभासद नगर पालिका ऑफ देवबंद। हारिस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आप मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया और मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। अच्छा हारिस भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या ये एक सोचा समझा फैसला था या हालात आपको यहाँ तक ले आए? देखिए, बात जो आपने कही कि हालात ही इस तरह के बन गए कि मैं आज यहाँ आपके बीच में बैठा हूँ और पब्लिक के पिछले तकरीबन 15 सालों से आवाम के बीच में हूँ। हालात का ही ये फैसला रहा जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आपकी राजनीति है, क्या ये राजनीति आपको विरासत में मिली है या फिर ज़मीनी स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई है? पहले तो हम इसको राजनीति कह ही नहीं सकते, ये तो एक सोशल वर्क का काम है, खिदमत खल्क का काम है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जिसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति अलग चीज़ होती है, मेरा काम है गरीब आदमी, आखिरी पंक्ति पे खड़ा हुआ आदमी जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती,
वो मेरे पास मायूस और हताश होकर आता है, मैं उसका उसका हाथ पकड़ के उसके कोशिश करूँगी उसके काम को अंजाम दे सकूँ, और अल्लाह ताला मुझसे ये कराता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपकी शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जिसे आप आज भी याद करते हो? देखिए, जब आदमी शुरुआत में रखता है, कदम रखता है किसी भी चीज़ में, तो उसकी मुखालफत भी बहुत होती है, क्योंकि बड़े बड़े घराने के लोग जो मेरे सामने कॉम्पिटिटर बन के आए, उनका ये कहना भी ये था कि हम मतलब इतने हमारे परिवार के इतने वोट, या हम लोग वहाँ हमारी शुरुआती 150 वोटों से होती है। ये सब चीज़ें मतलब मेरे सामने आई, और मैं अल्लाह का सहारा और नीचे मैं, और एक जोश और इस बात का जज्बा कि भाई मैं आवाम के लिए खिदमत, कौम के लिए कुछ कर सकूं, उसी को लेकर जो है अल्लाह ने मुझे हमेशा जो है आगे बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप 3 बार सभासद रह चुके हैं, तो सबसे पहले आप मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक सभासद के अंडर में कितने काम आते हैं और ये कितना पावरफुल होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि सभासद एक सबसे छोटा जनप्रतिनिधि का पद है, लेकिन अपेक्षाएं इसमें सबसे ज़्यादा हैं। पब्लिक, आप ये देखिए, नाली में कूड़ा अटका हुआ है, कुत्ता मरा पड़ा है, और डीएम और कमिश्नर तक लेवल के काम ये आदमी एक्सपेक्ट करता है अपने सभासद से। कोई भी उसका काम अटकेगा, सबसे पहले उसको कौन याद आएगा? उसको सबसे पहले घंटी जो है रात को हमारी 2 बजे 3 बजे सबसे पहले उसको अपना सभासद याद आएगा, कोई भी उसका कितना भी मुश्किल काम हो। आदमी जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हो गए, विधायक हो गए, उनको फ़ोन करते हुए 10 बार सोचता है, लेकिन हम जनता की कान पकड़ी भीड़ है, और कभी भी हमें जो है आके चल भाई साथ खड़ा हो और चल हमारे साथ। अच्छा हारिस भाई, 3 बार सभासद चुने जाना ये दर्शाता है कि जनता आपसे कितना प्यार करती है, तो आप इस प्यार को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब आप उस आवाम का, उन बेवाओं का, उन मजलूम औरतों का, उन गरीब लाचार लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इस काबिल समझा, और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह ने मतलब उनके दिलों में डाली, वो मतलब मैं उनका ज़रिया बना, मतलब मैं उनका शुक्रिया जितना अदा करूँ उतना कम है, वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज के वक्त में कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव के बाद नेता नज़र नहीं आते, तो आप इस सोच को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, चुनाव के बाद यानी कि जिसको लंबा चलना है, उसे तो पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा, चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव के बाद में हो, उसे तो पब्लिक के बीच में हमेशा रहना ही पड़ेगा। अगर वो चुनाव जीतने के बाद में घर बैठ जाएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 मरतबा सभासद होने की वजह से हमारे यहाँ 25 सभासद हैं, 75 सभासद बैठते हैं, और सभासद मोहल्ले की दाई कहलाता है, यानी कि तकरीबन 75 सभासद जो मेरे साथ रह गए, उनसे सबसे मेरे ताल्लुक़ हैं। इनमें से कुछ सभासद पहली योजना से लेके अभी तक ऐसे रहे जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, भाई ये कहाँ फंस गए हम, ये काम हमारे बस का नहीं है, ये काम ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये कांटों पर चलने वाला रास्ता है ये, मतलब इससे मतलब इतना आदमी मुतासर होता है। मेरा घर भी कभी कभी इतना मुतासर हो जाता है, मेरी बीवी इतनी मुतासर हो जाती है, क्योंकि मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, मतलब यानी कि, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हौसला देता है, और हम लोग जो है साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। सभासद रहते हुए आपको सबसे ज़्यादा जो खुशी देता है और सबसे ज़्यादा जो आपको जो है मतलब आपको खुश करता है, वो ऐसा कौन सा फैसला है? देखिए, फैसला तो सबसे ज़्यादा खुशी तो यही चीज़ देती है कि मैं किसी गरीब और मजलूम के काम आ सकूं, क्योंकि मजलूम का अल्लाह के बीच में कोई बीच में डिफरेंस नहीं होता, मतलब अल्लाह का बिल्कुल मजलूम की जो दुआ है ना, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है, और वो अगर मैं उसका ज़राया बन रहा हूँ, और मैं उसकी, क्योंकि उनकी छोटी छोटी तकलीफ होती है, छोटी छोटी परेशानी होती है, बहुत छोटी, जिस लेवल का आदमी होता है उसकी, वो उसको अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको हल कर रहे हैं, उसका अगर आप कर रहे हैं, तो उसको अल्लाह ताला इसका आपको बदल ज़रूर देता है। मैं इस बात का आपके सामने गवाह बैठा हूँ, मैंने खुली आंखों से महसूस किया है कि अगर मैंने किसी मदद की है, अल्लाह ने मेरे से कराई है, तो मुझे उसका रिटर्न जो है अल्लाह ने ज़रूर दिया है। देवबंद के अंदर हम भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैं सुनता हूँ, जब भी सभासद का या फिर क्या बोलते हैं उसे मेंबर का जिक्र आता है, तो सबसे पहले सैयद हारिस का नाम आता है। तो क्या ये बात सच है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो कोई भी आपको हाथ पकड़ के कि हारिस भाई हमारे ये काम करा दे, तो आप उसके साथ चल देते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार आई गई, जनप्रतिनिधि बने, और गरीब आवाम की सुनने वाला कोई नहीं होता। मैं अगर आपको रात की एक रिकॉर्डिंग में सुना दूँ, तो एक फ़ोन पर ऐसा रो रहा था एक इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो अब यानी कि हम परेशानी में अगर नहीं खड़े हो पाएंगे, और हम यानी कि मेरे फ़ोन में 12,000 से ज़्यादा नंबर हैं, और मुझे कोई भी रिक्शा वाला, रेडी वाला हाथ पकड़ के कभी रोकता है कि मेरी ये परेशानी है, भाई मेंबर मेरे काम कैसे होगा, मेरा काम करा भाई, तो मुझे इसमें खुशी मिलती है।
आपकी जो पहचान है, आपकी पहचान सबसे बड़ी ये मानी जाती है कि आपका जुड़ाव सीधा जनता से है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप किसी भी चुनाव के लिए खड़े हो जाएं, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक मजदूर का भी एक ही वोट काउंट होता है, और एक बिलियनियर का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, और एक बड़े राजनेता का भी एक ही वोट काउंट होता है। तो ये यानी कि जनता जनार्दन है। जनता जिसे वोट करती है, जनता जिसे चाहती है गद्दी पे बिठाना, ये राज सत्ता नहीं है, ये तो लोकतंत्र का राज है। इसमें जनता जिसे चाहेगी ना, वही गद्दी पे बैठेगा, और वही उनके बीच में रहेगा, और वही उनका काम करेगा, तभी आदमी कामयाब होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या कभी ऐसा वक्त आया है कि जनता की उम्मीदें और सिस्टम की सीमाएं दोनों आमने सामने आके खड़ी हो गई हों? कुछ साल पहले एक यहाँ बच्ची का खानका में रेप का मामला हुआ था। उसमें टकराव की स्थिति बन गई थी मेरे साथ में, प्रशासन के साथ में। और यानी कि जो यहाँ पे इंचार्ज थे, वो उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उनको बहुत चीज़ महसूस भी हुई है कि मतलब मैंने कुछ मिसबिहेव मुझे करना पड़ा उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन मैं नहीं हटा। मैंने उस बच्ची को, जिसका हुआ था, रेप हो गया था, जिसको मार दिया गया था, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी रहा। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि हर घर में, हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में एक, दो या तीन युवा नेता ज़रूर हैं, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के नेता हैं। वो किसी मंत्री के साथ जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा देंगे, या फिर किसी चेयरमैन वगैरह के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवा देते हैं। तो आप सोशल मीडिया की राजनीति और ज़मीनी स्तर की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए, एक नदी के दो छोर हैं। बिल्कुल ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। दिन रात जनता के बीच में रहकर काम करना, ये बिल्कुल अलग फील्ड है। और सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ये मतलब वो राजनीति है ही नहीं, वो तो मतलब एक शो ऑफ है। मतलब राजनीति का मतलब ही लोकतंत्र में यह है कि आप जो है, जनता ने आपको चुना है और आप जनता के काम कीजिए और दिन रात कीजिए। जितना आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, जितना आप अधिकारी के सामने, आपके अंदर बोलने का हौसला होना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारा इस टर्म का पहला बोर्ड था, उसमें माननीय मंत्री कुंवर विजय सिंह भी आए थे। तो मैंने उनसे एक बात रखी थी कि भाई दारुलूम का चित्र भी पिलर में होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं के सब चित्र बने हुए हैं। तो मैंने कहा जब यहाँ दारुलूम का एरिया आ जाएगा तो पता लगे कि यहाँ पर दारुलूम का एरिया आ गया है। तो दारुलूम का चित्र मैंने उसको बनवाया था। उस पर जो हमारे भाजपा के चेयरमैन है विपिन गर्ग जी, उनका भी नाम लिखा हुआ है, मेरा भी नाम लिखा हुआ है। तो लोगों को हम जो बाहर से लोग आए, पता लगे यहाँ पर दारुलूम के एरिया में हम आ गए हैं। अच्छा, दारुलूम का जिक्र आ गया। जनता से तो आपका जुड़ाव सभी जानते हैं, हम सब लोगों की नज़र में है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है आपके बारे में और रिसर्च भी मैंने की है आपके बारे में, तो मुझे पता ये चला है कि दारुलूम के असातिज़ा हों, दारुलूम के मोहतमीम हों, या दारुलूम का कोई भी काम हो, तो वहाँ भी आप इन्वॉल्व रहते हैं और सबसे पहले आप जाके वहाँ पे जो है काम करते हैं। इस बात का फ़ख्र महसूस होता है कि मतलब मैं दारुलूम की कहीं ना कहीं दारुलूम के असातिज़ा की खिदमत करने का मुझे मौका मिलता रहा है, और मैं लगातार करता रहा हूँ। दारुलूम हमारी पहचान है। जितना भी मतलब काम, छोटा बड़ा काम कोई भी हो, मुझे डायरेक्ट सब लोग जो है कॉल करते हैं, उस्ताद मोहतमिम साहब, सब लोग इधर भी है। कोई भी काम हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अंजाम तक पहुँचा दूँ। दारुलूम में कोई मेहमान आता है, अभी हमारे DIG साहब अभिषेक सिंह जी जो दारुलूम में घूमने के लिए आए थे, उनको मैंने पूरा दारुलूम घुमाया था। तो उसमें सब मैं रहता हूँ कि मैं उसमें दारुलूम के हर काम में पेश रहूँ, मेरी कोशिश रहती है। अच्छा, जब वो DIG साहब आए थे दौरा करने के लिए, और इसी तरीके से मेरे ख्याल से 1-2 मरतबा जांच भी हुई लाइब्रेरी में, तो वो क्या मामला था पूरा? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली कि भाई दारुलूम पे जो है ताला लगाना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अभी कल एक अल्पसंख्यक का कार्यक्रम जो है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी आए थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें दारुलूम की जांच होनी चाहिए। देखिए, अब दारुलूम की जंग आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ देश के हित में सिर्फ और उनका योगदान रहा है। आज़ादी से लेकर उसको कायम ही इस वजह से किया गया था कि मतलब यानी कि देश को आज़ाद कराने में जिसके मतलब दारुलूम की और इनके असातिज़ा की अहम भूमिका रही है, अहम किरदार रहा है। दारुलूम कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। मैं आपको यकीन से और दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, राजनीति की बात चली रही है, और मेरे ख्याल से चुनाव आसपास बंगाल में हो या फिर यहाँ भी आने ही वाले हैं चुनाव, 27 में चुनाव। जी। तो मुझे ये बताइए कि अभी बंगाल में एक आदमी ने बयान दिया, जो जर्जीस, मेरे ख्याल से जर्जीस अंसारी उनका नाम है। उन्होंने कहा कि यूपी सुरक्षित नहीं रहा और यूपी के मुसलमानों को बंगाल आ जाना चाहिए। तो आप इस सोच को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। आप यूपी में रहें, बिहार में रहें, बंगाल में रहें, ये सरजमीन हमारी है। हमारे आबो अजदाद यहाँ दफन है।
हम यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुरक्षित नहीं है। देखिए, हर कंट्री में अपनी अपनी एक कानून के दायरे में सीमाएं होती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ वो तो एक राजनीति से प्रेरित बयान है। वहाँ वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में चुनाव है, अभी आपने उससे पहले सुना होगा कि एक जो विधायक है वहाँ जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था। लोग ईंटा ले आकर जो है वहाँ कर रहे थे। ये सब चुनावी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सब लोग, हम अल्पसंख्यक हैं, हम सब जगह सुरक्षित महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करता हूँ, मेरा परिवार रहता है, सब लोग यहाँ रहते हैं यूपी में, और कानून व्यवस्था को मानते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम हर जगह सुरक्षित अपना वो महसूस करते हैं। हारिस भाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब देवबंद का युवा रोजगार के लिए अदर स्टेट में जाता है, देवबंद को छोड़ के, अपनी परिवार को छोड़ के। मुझे वीडियो कॉल करते हैं लड़के यार, वो जो वीडियो कॉल करते हैं वहाँ से कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, या लॉकडाउन में कि हम यहाँ फंस गए, हम मतलब यहाँ काम करने के लिए आए थे और परिवार वहाँ मतलब वहाँ परेशान हो रहा है। तो मुझे मतलब बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये हमारे देवबंद की बदकिस्मती समझ लीजिए आप, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पाया। जबकि एक अगर आप रेलवे से, ट्रांसपोर्ट, हाईवे से कनेक्शन देखेंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ। मतलब इस तरह का एक शुगर फैक्ट्री को छोड़कर यहाँ कोई भी इस तरह का इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं है। मैं वक्फे पर इस बात को उठाता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह के प्लांट लगने चाहिए, जिससे यहाँ देवबंद के युवाओं को रोज़गार मिले और वो अपने घर में रहकर ही अपना जो है जीवन चला सकें और अपने परिवार को चला सकें। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस तरह का कोई भी यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ देवबंद के अंदर ये चीज़ हमने भी महसूस की है कि यहाँ पे कोई ना तो कोई फैक्ट्री वगैरह है और ना ही कोई इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज है, या फिर एक दो ही मान लो यहाँ पे, वो भी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी, यहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं हुआ, तो क्या यहाँ के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, नेता, देखिए, नेताओं की तो सबसे बड़ी गलती मानता हूँ मैं, यानी कि जिनको जो विधायक रहे हैं यहाँ पर या एमपी रहे हैं, अगर वो चाहते तो बहरहाल यहाँ विकास होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल होता। हम इस लेवल पर नहीं है कि हम कोई इतना बड़ा काम करा सकें, वरना मेरी दिली ख्वाहिश रहती है कि भाई मतलब ये बेरोज़गारी यहाँ से ख़त्म हो, यहाँ का युवा जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर देवबंद में ही अपना रोज़गार कमा सके। लेकिन यहाँ जो जितने भी नेता बनते हैं सब अपनी जेबें गर्म करने के लिए, अपने एक पूर्व विधायक भी रहे हैं कि सिर्फ दूसरों की ज़मीनों पर मुझे कब्जा मिल जाए, मैं उसको फ़ायदा उठा लूँ। तो सिर्फ यह है कि, लेकिन कभी भी जनता का दर्द उनके दिल में नहीं रहा। उनके सामने ही जो है ये इस टाइम समाजवादी सरकार थी, ये फ्लाईओवर निकाला गया यहाँ से। बल्कि जबकि आप रोहाना में देखिए, रोहाना में जो है जब यानी कि वहाँ किसान जो है सड़क पर आ गया था, जो है वहाँ फ्लाईओवर को जो बनना स्टार्ट भी हो गया था उसको रोक कर उसे जो है वहाँ पर रोक दिया गया और वहाँ रोड बनाया गया वहाँ सर। यहाँ से इससे जो है दुकानदार इतने दुखी हुए, जो फ्लाईओवर निकालने के बाद में इतने परेशान हुए दुकानदार, उनका रोजगार सारा खत्म हो गया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल हमारे मन की कह दी। और हम भी जब काफ़ी सारे दोस्त मिलके बैठते हैं तो यही इस पे ज़रूर चर्चा होती है कि जब देवबंद के डेवलपमेंट की बात होती है कि जो पुल निकला था ये बहुत निहायत ही गलत काम हुआ था रोहानी के अंदर, जबकि बना बनाया पुल ढह दिया गया था। तो जैसे आप युवाओं के बीच में रहते हैं, युवाओं के बीच में रहकर आप काम करते हैं और युवाओं के दर्द को और उनकी समस्याओं को आप समझते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आज का युवा क्या सिस्टम से नाराज़ है या वो सिर्फ नाउम्मीद है, निराश है? युवा सिस्टम से नाराज़ नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। अब से सरकारें जो आती है, हमारा जो चुनाव होते हैं वो धर्म के आधार पर होते हैं, ना कि विकास के आधार पर। जबकि जो भी चुनाव के वक्त में जो भी नेता चंदा के बीच में जाए, वो अपना खाका लेकर खड़ा हो कि मेरी इतना मतलब मुझे इतना मौका मिला, 5 साल का आपने मौका दिया, मैंने इतना विकास कार्य, रोजगार के कार्य आप लोगों के लिए मुहैया कराए। आप खड़े होते हैं, आप धार्मिक माहौल बना देते हैं, आप वोटों का पोलराइजेशन करके जो है चुनाव में जीतने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उनको यहाँ से वो बदलाव होना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर आपने बेरोज़गारी के लिए, युवाओं के लिए प्रैक्टिकल क्या प्रयास किया है? देखिए, मेरी कोशिश रही है, क्योंकि मैंने आपको भी कहा कि मैं उस मकाम पर नहीं हूँ कि मैं एक बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार दे सकूँ, लेकिन मतलब मैं ज़रिया बनने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि मैं अगर मेरे ज़रिए से कि किसी नौकरी शुगर फैक्ट्री में लग रही है या किसी का कोई मतलब काम जो है हो पा रहा है, मतलब मैं बताऊँ कि मैं ज़रिया बन के उसकी सिफारिश कर दूँ, उसके लिए रिक्वेस्ट कर लूँ, जिससे वो उसको नौकरी मिल सके, उसका रोज़गार मिल सके। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस तरह का हो जिससे कि वो, अब आप देखिए BHEL जो देवबंद में आने वाली थी वो नहीं आ पाई। अगर उस वक्त आ जाती तो आज बड़ी संख्या में युवाओं पे बहुत बड़ा रोजगार होता। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज BHEL की आप जाके देखिए वहाँ ज़मीनों की कीमत क्या है, वहाँ हर नौजवान अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आपको सीधे मौका मिले और फुल अथॉरिटी दी जाए तो बेरोजगारी के लिए और युवाओं के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? मैं सबसे पहले कोशिश यही करूँगा कि इसमें कोई भी इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट के ज़रिए से उसको मतलब यहाँ पे लाए जाए। जैसे मतलब गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं, वहाँ से मतलब वो एक डेवलपमेंट स्टेट बन चुका है उत्तराखंड। अब हमारे आप नज़दीक में देखिए ना, अब आप यहाँ से ये चले जाइए आप, आपका क्या बोलते हैं इसको, सुंदरपुर और ये बिहारीगढ़ वगैरह जो है, इसमें जो है ये सब जो प्लेन का एरिया है, यहाँ पर सब जो है इंडस्ट्री इसमें लगी हुई है। उत्तराखंड का जो है यहाँ सब जो है तमाम डेवलप हो गया है, जो है ये सारा जो है। अब यहाँ पे अब हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं हम लोग। अच्छा हारिस भाई, एक वक्त अभी कुछ साल पहले हम सब के ऊपर बड़ा मुश्किल और नागवार गुजरा है, और वो दौर था कोरोना काल का। और कोरोना काल में आपकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही है, तो आपने उस वक्त से और उस दौर से क्या सीखा? देखिए मैं बताऊँ आपको, वहाँ पांडे जी उस टाइम SDM थे, और थ्रू आउट उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ कर कहा था कि सभासद जी दुनिया घर बैठी है, आप भी घर बैठ जाइए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारी मजबूरी है, हम नहीं बैठ सकते सर, हमें लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों के घरों में शाम का राशन नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, अब उनको ठिये लगाने हैं, उनकी परमिशन मुझे करानी है। उनके किसी को सब्जी की परमिशन करानी है, किसी को फल की परमिशन करानी है, किसी को परचून की परमिशन करानी है। वो अगर वो काम करेंगे जब भी तो अपने बच्चों को खिला पाएंगे। मैं खुद भी जितना मेरे से हो सका जो हमारे सांसद हैं मौजूदा इमरान मसूद जी, उनके यहाँ से लिस्ट में भी मेरा नाम आया था उस समय कि ये कुछ को भी ज़रूरत हो, मेरा नंबर भी आया था कि आप राशन के लिए या किसी भी मजबूरी के लिए मतलब इनसे संपर्क करें। तो मैंने कस्बे में कोशिश करी पूरा कि घर घर जो है राशन पहुँचाने, किसी भी ज़रिए से, अपने पास से हो चाहे किसी ज़रिए से हो, मैं उसको पहुँचा सकूँ। मेरे पास लिस्ट रखी हुई है आज भी, आप देख सकते हैं उसको भी। अच्छा, तो उस वक्त आपने इंसानियत और राजनीति के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखा? मेरी बीवी डरती थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था। जब मैं पूरे दिन काम करने के बाद में शाम को घर जाता था तो वो डरती थी कि आप मतलब बाहर से आए हैं और आप, यानी कि बेटा छोटा है। मान लीजिए मैं क्या करता था, अपने कपड़े बाहर ही उतार कर वहीं से सीधा गुसल खाने में जाता था। नहाने के बाद में फिर मैं अपनी बच्चों के पास जाता था। डर भी रहता था कि बस लोग जो है इतने मतलब मर रहे हैं दिन रात, जो है ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता मतलब मेरे घर में कुछ हो जाए, मेरा बेटा छोटा है असल में जी। तो ऐसा भी हुआ है कि हमने देवबंद के अंदर खुद शायद से मतलब सुना है कि ऐसे काम हुए हैं कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बेटे जो है जनाजे को हाथ लगाने के तैयार नहीं है, और भाई का इंतकाल हो गया लेकिन भाई उस भाई के जनाजे को छूने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में आपने लोगों की और जनता की मदद की। तो मुझे ये बताइए, क्या उस दौर को याद करके या उस काम को याद करके लोग आज भी आपसे जुड़ते हैं? देखिए लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लोग काम को भूल जाते हैं, भाई किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं मानता, लोग याद रखते हैं। मैंने छोटा काम अगर किसी का कराया ना, ख़ास तौर से गरीब आदमी ज़रूर याद रखता है। वो मुझे आकर कहता है आपने फला सन में मेरा फला काम कराया था, तो वो उस बात को महसूस करता है, उसको मुझे उसका रिगार्ड देता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि छोटे लोगों के बहुत छोटे काम होते हैं और वो उनसे बहुत खुश होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं। जो जिन कामों की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी नज़र में बहुत वैल्यू होती है। मुझे हमेशा जनता का प्यार मिला है, जनता ने मुझे अप्रिशिएट किया है, प्रोत्साहित किया है और मेरे काम को रिटर्न दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं मिलती है मुझे। अच्छा, हमारे जो पूर्व चेयरमैन हैं और MLA भी रहे हैं देवबंद के, मावी अली साहब, आपके और उनकी बॉन्डिंग जो है काफ़ी चर्चाओं में रहती है, तो आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? देखिए जब मैं इस लाइन में आया तो मेरे सबसे पहले गुरु वही थे, फिर इमरान मसूद जी MP साहब मेरे गुरु। मैंने इन लोगों से सीखा है पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक से जुड़ कर रहना, और कभी भी उनके हर बात का फ़ोन मतलब रिसीव करना, जवाब देना। और अगर फ़ोन कभी बंद है, चार्जिंग नहीं है, जितने भी मेरे पास मिस कॉल आती है सबको वापसी रिटर्न कॉल करके पूछना क्या बात थी, क्यों फ़ोन किया था। लेकिन आइडियोलॉजी कुछ नहीं देखी मैंने। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देवबंद के अंदर माविया अली जैसा चेहरा
राजनीति में इतना पीछे चला गया? विचारधारा नहीं है आज के नेताओं में। जब तक आपके अंदर विचारधारा नहीं होगी और सैक्रिफाइस करने का जज्बा नहीं होगा, बलिदान देने का, तो आप बड़े कैसे बन सकते हैं? बताइए आप मुझे खुद। ये या तो मतलब मैं, मेरा और सिर्फ मेरा, ऐसा नहीं चलता ना। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। और हमारे देवबंद कस्बे के चेयरमैन मौलाना उस्मान साहब रहे हैं। उन्होंने कभी राजनीति को अपना पेशा नहीं बनाया, अपना धंधा नहीं बनाया। उन्होंने घर से लगाया है। और जो मौजूदा समय में जो खड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं ज़मीनों का और करोड़ों का, कई सौ करोड़ों का मालिक बन जाऊं। सब छोड़कर यहीं चले जाएंगे। जनता तो आपके काम को और आपके बलिदान को याद रखेगी। अच्छा, ये तो रही आपके नगर पालिका देवबंद की बात, लेकिन जहाँ तक जब बात हारिस भाई की आती है, तो यहाँ की जो एमपी है, मौजूदा जो एमपी है इमरान मसूद साहब, उनका कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, या वो किसी काम से भी आए हों, तो सैयद हारिस साहब वहाँ सबसे पहले खड़े मिलते हैं। तो इमरान मसूद साहब की और आपकी बॉन्डिंग कैसी है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मतलब वो हमारे नेता है, लेकिन आइडियोलॉजी आज के नेताओं में मुझे नहीं मिलती। मैं बिल्कुल साफ बात करने वाला आदमी हूँ चौधरी साहब। हाँ। अच्छा, तो मुझे क्या इमरान मसूद साहब में आपने ऐसी कौन सी बात देखी कि उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है? आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उसी विचारधारा पर आप काम करें। आपके बड़ों ने हमेशा अगर कांग्रेस को कोसने का काम किया, फिर आप जो है आकर जो है उसी में मतलब खड़े हो गए, या अब मौजूदा वक्त पे बदल कर जो है आप पार्टी बदल कर जो है, तो मैं उस चीज़ को नापसंद करता हूँ। अच्छा, तो सैयद हारिस ने कभी समाजवादी का दामन नहीं छोड़ा, तो क्या ये सिर्फ इसी वजह से है कि इमरान मसूद चारों तरफ घूम के आ गए? देखिए, क्योंकि मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, समाजवादी पार्टी जिससे काफ़ी तादाद में मुसलमान जुड़ा हुआ है, और जो कई नज़दीकी मेरे विधायक और मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में, यानी कि आप आशू मलिक साहब हैं, मेरे बिल्कुल उनसे घरेलू ताल्लुक़ है, घरेलू संबंध है। कमाल अख्तर साहब हैं, नईमुल हसन हैं, और नफीस भाई हैं, और बहुत सारे ऐसे, जावेद अली खान साहब हैं, जिनसे मेरे बहुत करीबी ताल्लुक़ भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको बढ़ाया है, उनको यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर कोई कौम का आदमी इस लेवल पे बैठेगा, तो वो कौम के लिए कुछ करेगा। देखिए, घूम फिर कर मेरे दिमाग में रहती है कौम के लिए कुछ हो। मैं नहीं उस लेवल पे, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी लोग तो उस लेवल पे हैं जो कहीं ना कहीं बैठ के कौम के लिए कुछ कर रहे होंगे, तो मैं इसीलिए मेरा झुकाव इधर रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने अभी हमने ताल्लुकात की बात करी और बातचीत और बॉन्डिंग की बात करी, तो चाहे वो माविया अली साहब हों, चाहे वो इमरान मसूद साहब हों, और चाहे वो मौजूदा चेयरमैन विपिन गर्ग जी हों, चाहे हमारे इस इलाके के जो विधायक हैं ब्रिजेश जी, वो हों, आपके ताल्लुक़ सबसे ही अच्छे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि इन सब से ताल्लुकात रखना और इन सब से बॉन्डिंग बना के रखना, ये जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जनता जब चुनती है किसी को, तो उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि पब्लिक को तो मतलब काम चाहिए। वो ये नहीं देखती कि आप कौन सी पार्टी में जुड़े हुए हैं, कौन सी में नहीं जुड़े हुए हैं, या आप इस बात का हवाला देकर कि भाई मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं करा सकता, तो आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो मैं इसीलिए 3 योजनाओं में जब भी जो भी चेयरमैन रहा मौजूदा, मेरे उस चेयरमैन के साथ में भी अच्छे संबंध रहे, जिससे कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों का काम करा सकूं। अगर मैं लाइन खींच के राजनीति करता तो मैं फिर काम नहीं करा सकता था, मेरे लिए बहुत दुश्वारी आती। मैं उतना ही सम्मान इमरान मसूद साहब का भी करता हूँ, उतना ही सम्मान कुंवर ब्रिजेश जी, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मतलब मैं उनके यहाँ 13वीं में भी गया था, मतलब मेरा वो भी सम्मान करते हैं, मैं उनका भी दिल से आदर करता हूँ। हमारे विपिन गर्ग जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और जनता के दुख सुख को सुनने वाले इंसान हैं, मैं उनका भी आदर करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक हैं माविया अली हैं, मैं उनका भी आदर करता हूँ। अच्छा, तो क्या जो लोकल राजनीति है और नेशनल जो लीडरशिप है, उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी आज भी सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, लोकल राजनीति से ही रास्ता नेशनल राजनीति तक जाता है। या तो आप उस लेवल पे हो कि आप कहीं भी खड़े हो, लाइन वहीं से शुरू हो और आप वहीं से काम करा सकते हो, या फिर आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप किसी भी, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार हो, आप अपने साथी की, अपने क्षेत्र के आदमी की समस्या को लेकर कहीं भी किसी भी पार्टी के नेता के सामने खड़े हो सकते हो। अगर आप लाइन खींच कर राजनीति करेंगे तो आप उन लोगों का काम नहीं करा पाएंगे। अच्छा, आजकल की जो राजनीति है, इसमें आप सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू दौरान भी इस बात को कहा है कि एक कार्यक्रम हुआ था मोदी मुल्क और मुसलमान, तो मेरा उसमें सवाल यही था कि आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है मोदी मुल्क और मुसलमान, इसमें होना चाहिए मोदी मुल्क और अवाम। आप मुसलमान को क्यों अलग करके खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा से जुड़ने में मुसलमान तो आलू कहता हूँ मैं, तो हर सब्जी में मिलता है आपको, हर जगह मिलेगा, हर पार्टी में मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म कभी रहा नहीं, उसमें हमारे जमीयत की भी गलती मानता हूँ।
जिस टाइम ये डिवाइडेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग के लोग उधर चले गए थे, जो हिंदुस्तान में आस्था रखने वाले, यहाँ इसको मानने वाले लोग थे, वो यहाँ रुक गए थे। तो उस वक्त जो हमारे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इस तरह का खड़ा होना चाहिए था कि जिसमें हम कह सकते हो कि भाई हाँ, हमारा कोई प्लेटफॉर्म है और हम जिसके साथ भी जाएंगे वो सरकार बना लेगा। लेकिन हमने कोई इस तरह का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं किया। तो क्या आज की जो राजनीति है और मुसलमान राजनीति में पीछे रह गया है, तो पार्टीशन के वक्त जो हुआ उसका भुगतान हमें आज तक करना पड़ रहा है? बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है, और ये तो भुगतना पड़ेगा। ये आप देखिए, आरएसएस आज कितनी मजबूत है, कहाँ पर है, सरकार चला रही है ना, सरकार चला रही है, पूरी देश पर राज कर रही है। तो अगर हमारा कोई प्लेटफॉर्म होता तो कम से कम हम इतनी ताकत में तो होते, क्योंकि कई राज्यों में मुसलमान की संख्या इतनी है कि वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। और अगर हम देखिए, मैंने आपसे कहा, लोकतंत्र में वोट की कीमत होती है, सर गिने जाते हैं। अगर हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, सरकार मेजोरिटी में लाने की ताकत रखते हैं, किसी को सत्ता पे बिठाने की ताकत रखते हैं, तो हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन हमारी बात को इसीलिए नहीं सुनाया था ना कि हम तो आलू हैं, हर सब्जी में मिलते हैं, हमारे कोई औकात और वक़्त ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जमीयत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है कि जमीयत भी फ़िलहाल वो काम नहीं कर रही जिस काम के लिए जमीयत बनी थी। तो मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त में और आज की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, वो मैं उनको एक अच्छा लीडर मानता हूँ, बैरिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते भी हैं। लेकिन उससे कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली में अगर देखेंगे, जहाँ पर वो अपने कैंडिडेट उतारते हैं वहाँ भाजपा को फ़ायदा पहुँचता ही पहुँचता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ एमसीडी का, उसमें देखिए आप, भाजपा को सीधा फ़ायदा पहुँचा। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में भाजपा को सीधा फ़ायदा पहुँचा। तो इस तरीके से मतलब ऐसे अगर वो हिंदुस्तान में इस लेवल पे चले जाए कि हाँ भाई हिंदुस्तान का मुसलमान उनके पीछे आगे खड़ा हो जाए, तो भले ही मुस्लिमों के लिए कुछ कर पाए, अदरवाइज़ नहीं कर पा सकते। अच्छा, आज के वक्त में अगर कोई किसी के लिए भलाई कर देता है, कोई किसी के ज़रा सा काम आ जाता है और सोशल मीडिया का ज़माना है और वो ज़रा सा वायरल हो गया, तो उसे वायरल होने के बाद सबसे पहला काम ये नज़र आता है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। आपने अभी हाल ही में एक मुद्दा देखा होगा, मोहम्मद दीपक नाम का एक व्यक्ति बहुत चर्चाओं में आ गया, जो कि उसका सराहनीय काम था, हम उसको शाबाशी देते हैं इस काम के लिए। लेकिन उसी खेल में वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और मेरे ख्याल से साथ में उनके एक रहने वाले जो दोस्त हैं, उन्होंने चुनाव का भी कुछ ऐलान वेलान कर दिया होगा। तो आप इस सोच को कैसे देखते हैं? मोहम्मद दीपक और हरीश कुमार, यही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान की हमें ज़रूरत भी है। मैं अक्सर अपने भाषण में भी, स्पीच में भी नवाज देवबंदी साहब का एक शेर कोट करता हूँ, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो आपके माथे पर, आपके सीने में मगर हिंदुस्तान होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप सत्ता और सेवा, इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी पार्टी का ठप्पा मैं पद भी इसलिए नहीं लेता किसी पार्टी में, जबकि मुझे ऑफर भी काफ़ी मिले हैं, कि मैं उस तरीके से मुखर होकर काम नहीं करा पाऊंगा। फिर मेरा मकसद है अपने लोगों का मसला हल कराना, अपने लोगों का काम कराना, जो लोग परेशान हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनसे देवबंद के नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, कुछ नहीं करते, मजबूर हैं, वो मेरे सामने आ खड़ा हो, मैं उसका साथ चलूँ तो मैं उसका काम करा कर देगा हूँ। अच्छा हारिस भाई, जिस वक्त माविया अली साहब जो है चेयरमैन थे और वो चेयरमैन से अचानक से विधायक बने, तो उसी वक्त से एक बात चर्चाओं में रहती है कि अगले जो चेयरमैन होंगे सैयद हारिस साहब होंगे। तो मुझे ये बताइए कि आने वाली राजनीति में आप अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? देखिए, राजनीति समीकरण और वक्त का खेल है, जिसका दांव लग जाता है वो अब कर जाता है। लेकिन मैंने हमेशा राजनीति को खिदमत खल्क और समाज सेवा के रूप में लिया है। अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कस्बे के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनका जीवन कैसे आसान बने, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो, और इस पे काम करूँगा। और बाकी वरना मैं मेंबर हूँ, सभासद हूँ, और जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में आपको चेयरमैन ही लड़ने का मौका मिला तो आप चेयरमैन ही ज़रूर लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और अगर पब्लिक चाहेगी कि मुझे समझेगी इस काबिल कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। तो सैयद हारिस साहब अगर चुनाव लड़ते हैं चेयरमैनी का, तो सैयद हारिस साहब के पास क्या मुद्दे होंगे,
जिन पे वो जनता से वोट मांगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा युवाओं का रोजगार का शुरू से रहा है, और उसके अलावा जो भी सरकार की योजना है, किसी भी सरकार की, देखिए भाजपा सरकार में भी बहुत सारी विकास कार्य हुए हैं, और मैंने मतलब जनता के बहुत विकास कार्य इस सरकार में भी कराए हैं। मैंने लोगों के बहुत मकान बनवाए हैं, मैंने लोगों को गैस सिलेंडर बहुत दिलवाया है, और जो यानी कि मैं उसकी भी कोशिश, मैंने राशन कार्ड अनगिनत तादाद में बनवाए हैं लोगों को, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घरों में राशन जा रहा है और मुझे दुआ उनकी मिलती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जीवन स्तर कैसे आसान हो सके, उनको राहत कैसे पहुंच सके, ये मेरी सोच, इसी सोच से मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। क्या आजकल की राजनीति में ईमानदारी के लिए कोई जगह है? और जो आने वाली नई पीढ़ी है जो राजनीति में आना चाहती है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, ईमानदारी की जगह हमेशा रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे देश के एक लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री थे, आपने नाम भी सुना होगा, जिनका नारा था जय जवान जय किसान। उनकी सादगी और उनके बारे में पूरा अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सादगी, चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, सादगी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा निकल के आती है, और वो दिलों पे ही इंसान के जाती है। अच्छा हारिस भाई, हाल ही में हमने देवबंद फाइल्स पे एक न्यूज़ देखी थी कि आपने देवबंद के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो आप उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक स्मैक का नाम सुना था कि कैराने में का कोई गांव है भूरा, वहाँ स्मैक बेची जाती है वहाँ जो है, लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि वहाँ के से उठकर कब देवबंद की गलियों में स्मैक, गांजा जैसी चीज़ें मतलब पहुँच गई, और युवा जो है इनका शिकार होने लगा, और जिससे उसका घर बर्बाद हो रहा है। जो उसको रोज़गार करना चाहिए, और उसको अपने बच्चे पालने चाहिए, वो इन चीज़ों में लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से भी अपील रही है कि इसको ख़त्म करने के लिए बड़े स्तर पर एक मुहिम चलाई जाए। मुझे ये बताइए कि देवबंद जैसी सरजमीन पर भी इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े लेवल पे नशा फैल गया, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? असल में ये जो माफिया होता है, नशा तस्कर जो है, ये अपने फ़ायदे के पहुंचाने के, अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में ये नहीं देखते कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है। ये युवाओं को, बेरोज़गार युवाओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो बात जो है ना बेरोज़गारी पर आती है। जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर होता है हमारा, ये बात को कहा जाता है। जब युवा अगर बेरोज़गार होगा ना, तो वो इन चीज़ों पर लत की तरफ ज़रूर जाएगा। तो क्या नशा बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? बेरोज़गारी, बढ़ती टेंशन, या फिर ये आज के वक्त में लोगों का सिर्फ शौक ही बनता जा रहा है? नहीं, बेरोज़गारी को भी मैं, देखिए जब बेरोज़गारी होगी तो इंसान को टेंशन जाहिर सी बातें बढ़ेगी, उसके घर में भी मतलब कहीं ना कहीं जो है उसको फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसको घर का माहौल भी हल्का फुल्का अच्छा नहीं रह पाएगा क्योंकि और बेरोज़गारी है यहाँ पर युवाओं में। मुझे तकलीफ है इस बात की। अच्छा हारिस भाई, आपसे बहुत सारी बातें हो गई और काफ़ी मुद्दों पे बात हो गई, तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको जो है एक थोड़ी सी प्रेरणा मिले और वो थोड़ा सा कुछ जाने। सैयद हारिस साहब क्या बिज़नेस करते हैं? देखिए, मैंने राजनीति को हमेशा अपने रोज़गार से अलग रखा है। मैंने इसको राजनीति को, इसके खिदमत खल्क को कभी भी रोज़गार का मुद्दा नहीं बनाया है। मैं अपना जो भी मेरा से मतलब काम होता है, ज़मीन का काम होता है छोटा बड़ा, मैं उसी कमाने की कोशिश करता हूँ और उसी से अपना घर चलाता हूँ। अल्लाह उसको चलवाता है। इसको राजनीति को मैं बिल्कुल इससे अलग रखता हूँ। आप युवाओं को क्या सलाह देंगे आज के वक्त में? मैं जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनसे अक्सर ये सवाल करता हूँ, और माशाल्लाह से आप काफ़ी अनुभव वाले इंसान हैं, तो मुझे ये बताइए कि आज के युवाओं को जॉब के पीछे जाना चाहिए या अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए उन्हें? नहीं, मैंने देखिए एक हमारे प्रोग्राम नगर पालिका में हुआ था, उसमें भी मैंने उसको बताया था उसमें भी कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी ओवर पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना हथियार बनाया है, उन्होंने इस छोटे छोटे उद्योग आम आदमियों में इस तरीके से बांट दिए हैं कि वो अपने घर पर रहकर भी अपना कारोबार कर सके। आप देखिए चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पहुँच गया है। और युवाओं को मैं कहूँगा देखिए पढ़ाई ज़रूर करें, राजनीति भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं होंगे तो एक ऐसा इंसान आपके सर पर बैठ जाएगा जो इस काबिल नहीं है और जो आपके मसाइल को हल नहीं कर सकता। ये भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। आप पढ़ें और अपने जीवन स्तर को आगे ले जाएं। अच्छा, सभासद होने के तौर पे आप जनता जनार्दन को हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देवबंद के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, उसमें एक तो अपने बच्चों को शिक्षा पर ज़रूर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, और दूसरा नशा तो नहीं कर रहा है उसका इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
मैं अपने घर में मेरा बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, उसका सर्किल क्या है, हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। क्योंकि वो तो यानी कि बच्चा तो एक कच्ची डाली की तरह है, वो उसको नहीं पता होता, वो जो जितना आप मोड़ देंगे वो उधर ही मुड़ जाएगा। तो आपको ये चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को जो है, अपने परिवार को जो है सही तरीके से उन पर ध्यान दें। हारिस भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, एक छोटी सी दावत पर आपका आना बहुत बहुत हमारे लिए जो है खुशी की और मसरत की बात है। शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात हुई और साथ ही हमने जाना कि देवबंद के अंदर क्या समस्याएं हैं और आप उन पे किस तरह से काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों। ये थे सैयद हारिस साहब, जो देवबंद नगर पालिका के 3 बार के सभासद हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि देवबंद के अंदर ये ज़मीनी स्तर पर किस तरह से काम करते हैं और जनता के बीच में इनका कितना प्यार और कितना दुलार है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ, नई बात के साथ।